गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो हमारा 6 चैप्टर चल रहा है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम अर्थात धातुक्रम, तो धातुक्रम वाले चैप्टर में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भर्जन और निस्तापन के बारे में है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था धातु अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों के सांद्रण की विधियां हमारी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट क्लास में निक्षालन हमने पढ़ा था। निक्षालन के द्वारा बॉक्साइट अयस्क, सिल्वर के अयस्क और गोल्ड का हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। इसको मैंने आपको बता दिया था। साइनाइड प्रक्रम भी बोलते हैं या जल धातुक्रम भी बोलते हैं उसको। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है। पहला स्टेप था अयस्क को तोड़ना एवं पीसना, उसका चूर्णीकरण। दूसरा स्टेप था अयस्क का सांद्रण। अब तीसरा स्टेप है सांद्रित अयस्क। जो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ है उस सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु को का निष्कर्षण। तीसरा स्टेप है ये धातुक्रम का, सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति, या इसको निष्कर्षण भी बोलते हैं। धातु का निष्कर्षण या निष्कर्षण। निष्कर्षण क्या है? सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में अशोधित या अशुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? निष्कर्षण। निष्कर्षण किसे कहते हैं? सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में अशुद्ध धातु प्राप्त करना, अशुद्ध धातु प्राप्त करना। ठीक है ना? ये कहलाता है निष्कर्षण। निष्कर्षण कहलाता है। अब आपके अशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए यहां पर दो प्रक्रम किए जाते हैं, एक ऑक्सीकरण का और एक अपचयन का। एक तो किया जाता है ऑक्सीकरण और एक किया जाता है अपचयन। ऑक्सीकरण पहले हम क्या करते हैं, जो आपका धातु अयस्क है इस धातु अयस्क को या सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और फिर उस धातु ऑक्साइड का क्या करते हैं, अपचयन। ये मैंने आपको धातुक्रम के फ्लो डायग्राम में बताया था कि एक में तो सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण किया जाता है, सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। दूसरी क्रिया क्या की जाती है इसी के लिए? अपचयन। उस जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा उसका अपचयन। तो इसमें पहला स्टेप है सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना, या सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम दो क्रियाएं करते हैं, दो प्रक्रियाओं द्वारा या दो विधियों द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है सांद्रित अयस्क का, दो विधियों द्वारा। और वो दो विधियां कौन सी हैं? भर्जन और निस्तापन। दो विधियां कौन सी हैं? भर्जन और निस्तापन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, भर्जन और निस्तापन। पहले अपन देखते हैं भर्जन को।
पहली विधि है इसकी भर्जन, रोस्टिंग। रोस्टिंग, भर्जन या रोस्टिंग किसे कहते हैं? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप लेकिन धातु के गलनांक से कम पर गर्म करने की प्रक्रिया, पर गर्म करने की प्रक्रिया वो कहलाती है आपके भर्जन या रोस्टिंग। ये प्रक्रिया कहलाती है भर्जन या रोस्टिंग। सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप, उच्च ताप लेकिन जो धातु है उस धातु के गलनांक से कम पर, वरना धातु ही मेल्ट हो जाएगी, ठीक है ना, धातु पिघल जाएगी। उच्च ताप धातु के गलनांक से कम, धातु के गलनांक से कम ताप पर, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ये तो भर्जन की डेफिनेशन हो गई। ये सांद्रित अयस्क, सांद्रण की विधियों से जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ है उसमें से धात्रियां अलग हो गई हैं। तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर, धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया, जिससे उसमें से वाष्पशील अशुद्धियां भी निकल जाएं और हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाए, ये क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। और भर्जन की प्रक्रिया में इसकी क्या खास बात है? भर्जन में रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, मतलब इस ऑक्सीकरण की क्रिया होगी या क्लोरीनीकरण की क्रिया होगी, ऐसी क्रियाएं होती हैं। दूसरी बात इसकी क्या है कि भर्जन की विधि, भर्जन द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों को, भर्जन द्वारा सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में बदला जाता है। सल्फाइड अयस्कों को किस में बदला जाता है? ऑक्साइड अयस्कों में। और यह प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। भर्जन की क्रिया किस में कराई जाती है? परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। भर्जन की क्रिया किस में कराई जाती है? परावर्तनी भट्टी में। ठीक है, ये तो भर्जन की डेफिनेशन हो गई, उसके लिए खास खास बात हो गई। अब अपन देखेंगे परावर्तनी भट्टी को, परावर्तनी भट्टी किस प्रकार की होती है और भर्जन की क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं परावर्तनी भट्टी में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
ले लिया स्क्रीनशॉट? ये मिटा दूं मैं भाई? अब मैं परावर्तनीय भट्टी का एक डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। भर्जन ही चल रहा है। भर्जन के लिए कौन सी भट्टी प्रयुक्त किया जाती है? परावर्तनीय भट्टी। ये देखिए परावर्तनीय भट्टी किस तरह से होती है। कुछ इस तरह से अवतलाकार होती है। यहाँ ईंधन रखा जाता है जिसे जलाया जाएगा। यहाँ राख बनती है और ये आपका चूल्हा रहता है जहां पर हम सांद्रित अयस्क को रखते हैं। यहां से वायु के आने के लिए व्यवस्था होती है। वायु के तेज झोंके प्रवाहित करने की। भाई भर्जन है जो वायु की उपस्थिति में होता है। ये आपका सांद्रित अयस्क यहां रख दिया जाता है। ठीक है ना? यहां पर तो ईंधन रखा जाता है। ये आपका अग्नि उत्पन्न होती है जिससे जलते हैं तो लपटें आती है यहाँ पर। अग्नि उत्पन्न हो रही है। अग्नि के तेज झोंके, ये मेहराबदार छत होती है। मेहराबदार छत या अवतलाकार छत भी बोल सकते हैं इसको। अवतल के आकार की अवतलाकार। ठीक है ना? ये अग्नि के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता। ये लपटें इस तरह से निकलती हैं तो इनकी गर्मी से ये क्या होता है, इसमें से वाष्पशील अशुद्धियां पिघलती है और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये निकल गई इस तरह से, तो इसके टच में रहती है। ये आपकी कौन सी भट्टी है? परावर्तनीय भट्टी। परावर्तनीय भट्टी, इसको ध्यान से देख लीजिए। कई बार इसका डायग्राम बनवा लिया गया है, कोई विशेष नहीं है इसमें ज्यादा। यहां पर ईंधन को जलाने की व्यवस्था होती है, ताप उत्पन्न करने की। सीधा संपर्क में नहीं रखा जाता सांद्रित अयस्क के।
ये यहाँ पर सांद्रता इसको रखा जाता है। जब ये लपटें उठती हैं तो ये इस छत से नीचे की ओर झुकती हैं, जिनकी गर्मी के कारण इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इधर से वायु के झोंके प्रवाहित हो रहे हैं, तो वायु की उपस्थिति में जो आपका सांद्रता अयस्क है ये धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका इधर से निकास मार्ग धुआं निकल जाएगी, निकास मार्ग। तो इजी डायग्राम है, समझ में आ गया होगा। ये आपकी क्या हो गई, परावर्तनीय भट्टी। देखो परावर्तनीय भट्टी भर्जन की क्रिया में भी काम में आती है और निस्तापन की क्रिया में भी काम आती है। दोनों ही प्रक्रमों के लिए आप परावर्तनीय भट्टी को प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना, भर्जन के लिए भी और निस्तापन के लिए भी। तो दोनों में यही काम आएगी। निस्तापन में केवल क्या करेंगे, इस वायु के मार्ग को बंद कर देंगे, और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है, भर्जन है जो वायु की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब देखते हैं अपन की परावर्तनीय भट्टी में भर्जन की क्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं परावर्तनीय भट्टी में। मिटा दो ये, हाँ भाई, परावर्तनीय भट्टी में होने वाली क्रियाएं में होने वाली क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पहली तो जो आपके फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक आदि अधातुओं की अशुद्धि रहती है वो अपने वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर बदल जाती है, निष्कासित हो जाती है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है, अधातु है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये बना लेता है P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5। ये गैसीय अवस्था में रहता है, ये निकल जाता है, तो अधातुओं की अशुद्धियां निकल जाती है। क्या हो जाते हैं, अधातुओं की अशुद्धि निकल जाती है। या सल्फर है, ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, ये अशुद्धियां निकल जाएंगी। परावर्तनीय भट्टी में एक पहली क्रिया तो क्या होती है, जो अधातु हैं वो अधातु अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो वाष्पशील होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें से। या आर्सेनिक है, AS2O3 गैस। तो ये इनकी अशुद्धियां निकल जाती हैं, वाष्पशील अशुद्धियां। किस किस की, फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक की। एक क्रिया तो ये होती है, ठीक है। दूसरी क्रिया क्या होती है, जो धातु सल्फाइड है, ये मुख्य क्रिया है, भर्जन का उदाहरण भी है। धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित। धातु सल्फाइड किस में परिवर्तित हो जाते हैं, धातु ऑक्साइड में। जैसे आपके 2PbS लेड सल्फाइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और लेड ऑक्साइड में 2PbO प्लस 2SO2 3O2। ऐसे ही जिंक सल्फाइड है, 2ZnS 3O2 is give to 2ZnO प्लस 2SO2 गैस।
SO2 गैस से निकल जाएगी। तो देखो धातु सल्फाइड से धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है हमको, या क्यूप्रस सल्फाइड है Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड एक क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है Cu2O प्लस 2SO2। तो ये मुख्य क्रिया होती है, धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। किस क्रिया में? भर्जन की क्रिया में, परावर्तनीय भट्टी में। ठीक है ना, ये परावर्तनीय भट्टी में हो जाते हैं। इसके बाद कुछ धातु सल्फाइड है जो धातु सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ धातु सल्फाइड धातु सल्फेट में, तीसरी क्या होती है, कभी कभी धातु सल्फाइड धातु सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे PbS है, ऑक्सीजन के साथ जलता है तो PbSO4 में बदल जाता है, लेड सल्फेट। किस में बदल जाता है? लेड सल्फेट। या ZnS है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। कुछ धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइडों में धातु क्लोराइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसमें क्या क्रिया हो सकती है? धातु सल्फाइड धातु क्लोराइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे Ag2S है, ये NaCl से क्रिया करता है और क्या बना लेता है भाई, Na तो इससे क्रिया करेगा Na2S, और ये बना रहे 2AgCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, Ag प्लस है, क्लोरीन से जुड़ गया AgCl, ये माइनस है, Na प्लस है, NaCl बन जाएगा, Na2S बन जाएगा। और क्या क्रिया हो सकती है? धातु क्लोराइडो पारे के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? अमलगम बना लेते हैं। कुछ कार्बनिक अशुद्धियों का दहन हो जाने से वो नष्ट हो जाती हैं। कार्बनिक अशुद्धियों का दहन हो जाता है। ये 5 क्रियाएं हो सकती हैं, इसमें दहन हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? भर्जन। भर्जन क्या है? धातु है को वायु की उपस्थिति में गर्म करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना उच्च ताप पर, लेकिन धातु के गलनांक से कम ताप पर। यह हो गया रोस्टिंग या भर्जन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका आता है, अच्छा भर्जन के लिए कौन सी भट्टी काम में लेते हैं? परावर्तनीय भट्टी। वही निस्तापन के लिए काम में आती है, दोनों के लिए समान है। बस भर्जन में वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं, निस्तापन में उस छिद्र को बंद कर देते हैं जिससे वायु के झोंके प्रवाहित ना हो। अब दूसरी प्रक्रिया देखते हैं। दूसरा है निस्तापन, कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन। निस्तापन क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप लेकिन धातु के गलनांक से कम, धातु के मेल्टिंग पॉइंट से कम पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। ये प्रक्रिया भी परावर्तनीय भट्टी में कराई जाती है। पहली बात तो परावर्तनीय भट्टी में, इसके लिए भी परावर्तनीय भट्टी प्रयुक्त होती है। दूसरा, इस क्रिया में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। क्या है इसकी महत्वपूर्ण बात? कि निस्तापन की प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। केवल H2O, CO2, SO2 आदि छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। केवल H2O, CO2 या SO2 आदि छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। और निस्तापन विधि कौन से अयस्कों के लिए काम में आती है? देखो, भर्जन अपन ने किसके लिए प्रयुक्त की थी? सल्फाइड अयस्कों के लिए। भर्जन विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? मेनली सल्फाइड अयस्कों के लिए। लेकिन जो आपकी निस्तापन विधि है, या तो ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होगी या जल योजित धातु ऑक्साइडों के लिए प्रयुक्त होगी। ठीक है ना? निस्तापन किसके लिए? कार्बोनेट अयस्क या अथवा जल योजित, मतलब जिसमें जल जुड़ा हो, जल योजित धातु ऑक्साइडों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये इसकी मेन बात है। निस्तापन क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर धातु के मेल्टिंग पॉइंट से कम पर गर्म करने की प्रक्रिया है। दूसरा, परावर्तनीय भट्टी में ये क्रिया होती है। ये प्रक्रिया किस में कराई जाती है? परावर्तनीय भट्टी में। तीसरा, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे अणु निकलते हैं गर्म करने पर, जल के अणु या CO2 के या SO2 के। और यह विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? कार्बोनेट अयस्क अथवा जल योजित धातु ऑक्साइडों के लिए प्रयुक्त होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये मिटा दो भाई। अब देखिए, पर इस निस्तापन के दौरान परावर्तनीय भट्टी में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? निस्तापन की अभिक्रियाएं, जैसे पहले सबसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, इसका निस्तापन ही कराया जाता है
उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसको क्विक लाइम बोलते हैं या बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ये क्रिया हो सकती है। तो या जो आपका भूरा हेमेटाइट है, लिमोनाइट, Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट, इसको वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में गर्म करो तो ये जल के अणु निकल जाएंगे, जल के अणु वाष्प से हो जाएंगे, Fe2O3 प्लस 3H2, जल वाष्प गैस में। ठीक है। या आपका कैलामाइन है, जिंक कार्बोनेट। अच्छा, एक ऐसे ही एल्यूमिनियम का भी देख लो, Al2O3.3H2, बॉक्साइट। इसको भी आप जब निस्तापन करोगे तो आपको निर्जल Al2O3 बन जाए और 3H2O निकल जाएंगे। ये प्रक्रिया भी आपने देखी होगी बेयर विथ योर रूम में। चौथा कैलामाइन है, ये तो बॉक्साइट है। ZnCO3, कैलामाइन, इसको गर्म करोगे, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। देखो सबसे अपन को धातु ऑक्साइड मिल गया। एक डोलामाइट और होता है, CaCO3.MgCO3, इसे बोलते हैं डोलामाइट। गरम करो वायु के अनुपस्थिति में, CaO प्लस MgO प्लस 2CO2 गैस। तो ये आपकी किसकी क्रिया हो गई? निस्तापन की क्रिया है। निस्तापन की क्रिया भी वायु की अनुपस्थिति में होती है, परावर्तनी भट्टी में। याद रखना, दोनों क्रियाएं परावर्तनी भट्टी में होंगी, बस वो वायु की उपस्थिति में और ये वायु की अनुपस्थिति में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए, परावर्तनीय भट्टी में क्रिया होने के बाद, धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के बाद हमको उसमें कुछ असंगलित अशुद्धियां अयस्क में शेष रह जाती हैं। निस्तापन या भर्जन के बाद भी उसमें कुछ असंगलित अशुद्धियां रह जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अधात्रीय गैंग। इन असंगलित अशुद्धियों को हटाने के लिए जिन पदार्थों को धातु ऑक्साइड या अयस्क के साथ मिलाया जाता है उन्हें बोला जाता है गालक या फ्लेक्स। क्या बोलते हैं इन्हें? गालक या फ्लेक्स। तो ये दो डेफिनेशन याद रखना। पहली तो गालक या फ्लेक्स। गालक या फ्लेक्स क्या है? अधात्री को हटाने के लिए, अधात्री को हटाने के लिए जो पदार्थ, जो विशेष पदार्थ
जो विशेष पदार्थ ऑक्साइड अयस्क में या धातु ऑक्साइड के साथ मिलाए जाते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ मिलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गालक कहते हैं, गालक कहते हैं। गालक है जो अशुद्धि के आधार पर होते हैं, क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। क्षारीय गालक कब प्रयुक्त करते हैं? जब अम्लीय अशुद्धि या अम्लीय अधात्री हो। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्षारीय गालक, जब अम्लीय आधात्री उपस्थित हो। अम्लीय आधात्री को पृथक करने के लिए, को हटाने के लिए प्रयुक्त गालक क्षारीय गालक कहलाते हैं, क्षारीय गालक कहलाते हैं। मतलब ये धातु ऑक्साइड ही होते हैं, क्षारीय गालक कहलाते हैं। जैसे अधातुओं की अशुद्धियां, अधातु ऑक्साइड की अशुद्धि है तो उनको हटाने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके उदाहरण क्या है क्षारीय गालक के? MgO, CaO। भाई जैसे आपकी ये तो अधात्री हो गई, सिलिका की अधात्री हो गई SiO2, ये तो क्या है आपकी अधात्री। तो इसके साथ अपने कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया, तो ये दोनों क्रिया करेंगे, दुर्गलनीय कीट बना लेंगे कैल्शियम सिलिकेट। ये आपका गालक हो गया CaSiO3, ये बन गया कैल्शियम सिलिकेट, जो कि हल्का होता है, ऊपर तैरता है, इसको अपन धातु मल बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपकी अम्लीय अशुद्धि है तो आप क्षारीय गालक प्रयुक्त करोगे धातु ऑक्साइड। दूसरे होते हैं अम्लीय गालक। अम्लीय गालक एसिडिक फ्लेक्स क्या होते हैं? क्षारीय अधात्री को हटाने के लिए प्रयुक्त गालक। क्षारीय अधात्री धातु ऑक्साइड होगी, तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? एसिडिक अम्लीय गालक अधातु ऑक्साइड काम में लेंगे, जैसे SiO2। इसका उदाहरण क्या है? SiO2। जैसे आपके कैल्शियम या मैग्नीशियम की अशुद्धि है, भाई CaO अधात्री के रूप में, तो SiO2 को गालक के रूप में प्रयुक्त करोगे, बनेगा क्या? वही कैल्शियम सिलिकेट। इस तरह से ये क्रिया की जाती है। तो ये आपके क्या हो गए? गालक। गालक मिलकर जो दुर्गलनीय कीट बनाते हैं, हल्का कीट बनाते हैं जो सतह पर तैरता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? धातु मल। उसे क्या कहा जाता है? धातु मल। ये अगलनीय शुद्धियां होती हैं, पर गालक के साथ मिलकर गलनीय हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, और इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? धातुमल या स्लैग। धातुमल या क्या बोला जाता है? स्लैग। इंग्लिश में स्लैग बोलते हैं। ये आपका अपना
सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया आज अपन ने। भर्जन निस्तापन कंप्लीट हो गया है। आगे जो अपन पढ़ेंगे कल, उसमें हम अपचयन के बारे में पढ़ेंगे कि इन धातु ऑक्साइडों का अपचयन किस प्रकार से किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।